गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था। ठीक है, उसमें हरेक वंश, नागवंश और नंद वंश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हरेक वंश का भारत पर शासन चल रहा था उसी दौरान विदेशी आक्रमण भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले कुछ विदेशी आक्रमण का जिक्र करेंगे, फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये सबसे पहला बनता है कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पर किसने किया था। ठीक है, तो और किस देश से हुआ था। तो अक्सर बच्चे यूनान बताते हैं और सिकंदर का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पहला विदेशी आक्रमण यूनान से नहीं हुआ था, सिकंदर ने नहीं किया था। उससे पहले ही ईरान, ठीक है, ईरान से सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पर होता है। ठीक है, तो ईरान के हकमनी वंश के साइरस जो शासक था, जो हकमनी वंश का संस्थापक था, उसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। क्लियर। तो अब हम थोड़ा भारत और ईरान संबंधों की चर्चा करते हैं। भारत और ईरान के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। अगर हम हमारे ऋग्वेद की बात करें तो जब भारत में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसी दौरान ईरान में जिंद अवस्था नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, उसमें काफी कुछ समानताएं हैं। इंद्र, वरुण, नासत्य, इन देवताओं का उल्लेख भी जिंद अवस्था में मिलता है। ठीक है, यानी ईरान से हमारे बहुत पुराने संबंध हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईरान में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम था हकमनी साम्राज्य। ठीक है, हकमनी वंश या हकमनी साम्राज्य, इसका जो संस्थापक था उस संस्थापक का नाम था साइरस। ठीक है, साइरस जो था उस समय यह सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक इसे माना जाता है। इसने भारत विजय की योजना बनाई। ठीक है, अतः ये ईरान से भारत की ओर आगे बढ़ा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है, मूल भारत में एंट्री नहीं कर पाता है। ठीक है, अब मूल भारत से मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं जो वर्तमान में है ये मूल भारत कहलाता है। ठीक है, लेकिन पहले के अगर हम भारत की बात करें जो प्राचीन काल के, तो उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया भी भारत में सम्मिलित था। ठीक है, तो मूल भारत में एंट्री नहीं हुई थी साइरस की। तो साइरस जो है ये ईरान से आगे बढ़ा और काबुल घाटी वाला जो प्रदेश था, ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं ये काबुल की लोकेशन है यहाँ पर। तो काबुल घाटी वाला जो प्रदेश था ये साइरस ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया था। क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक और शासक बैठा, लेकिन वो काम का नहीं है। सीधे हम आते हैं अगले शासक की ओर जिसका नाम था डेरियस। ठीक है, डेरियस या फिर दारा प्रथम। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसने फिर भारत विजय की योजना बनाई। ठीक है, इसकी जो विजय योजना है और इसकी विजयों की जानकारी हमें 3 स्तूपों से मिलती है। वो 3 स्तूप कौन कौन से हैं? तो वो 3 स्तूप हैं, 3 अभिलेख। ठीक है, इसकी विजय योजना की जानकारी हमें 3 अभिलेखों से मिलती है और वो 3 अभिलेख हैं पार्सिपोलिस, नक्श-ए-रुस्तम और बहिस्तोन। ठीक है, पार्सिपोलिस, नक्श-ए-रुस्तम और बहिस्तोन। ठीक है, तो यहां पर पार्सिपोलिस जो है और नक्श-ए-रुस्तम, इन दोनों अभिलेखों से हमें पंजाब विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये पंजाब वाला जो एरिया था इस एरिया में डेरियस ने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है। फिर आगे हम बात करें तो बहिस्तोन जो है, बहिस्तोन अभिलेख से हमें कांधार विजय की जानकारी मिलती है। आप मैप पे लोकेशन देख सकते हैं, ये कांधार है। ठीक है, अफगानिस्तान में ही है। तो यहाँ पर कांधार विजय की जानकारी हमें बहिस्तोन जो है उस अभिलेख से प्राप्त होती है। क्लियर। अब आगे क्या होता है कि डेरियस महत्वाकांक्षी था, उसने और आगे बढ़ने की सोची। उसने यूनान को विजय करने की योजना बनाई। ठीक है,
उसके लिए उसने भारतीयों को भी अपनी सेना में सम्मिलित किया। ठीक है, और यूनान विजय की योजना बनाई। यूनान का उस समय शासक था सिकंदर महान। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो अब सिकंदर विश्व विजेता, तो अब डेरियस और सिकंदर की लड़ाई होगी, तो आप लोगों के हिसाब से किसने जीतना चाहिए? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है, यहाँ पर सिकंदर जीता था। ठीक है, और डेरियस यहाँ पर हार गए थे। ठीक है, तो डेरियस हार गया और यहाँ पर भारत से ईरानियों की सत्ता यूनानियों ने समाप्त कर दी। ठीक है, यानी सिकंदर ने ईरानियों की सत्ता भारत से समाप्त कर दी थी। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अक्सर एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब सिकंदर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सिकंदर के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ ईरान और मतलब ईरानियों ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, उस प्रभाव के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव, ये एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन लिखने को आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दें इस पे। तो अगर हम बात करें तो जैसे लेख युक्त स्वर्ण सिक्के जो होते हैं उनको भारत में सबसे पहले किसने प्रचलित किया था या शुरुआत की थी? तो उसका आंसर यूनानी आता है। हिंदू यवन शासक जो होते हैं उन्होंने की थी। लेकिन अगर आंसर ऑप्शन में डेरियस हो तो आपको ये आंसर यही लगाना है, क्योंकि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के भारत में इन्होंने ही जारी किए थे। ठीक है, ये विशेष तौर पे आप याद रखना। अगली अगर हम बात करें तो दूसरा प्रभाव एक ये होता है कि ईरान में उस समय अराइमिक लिपि प्रचलित थी। ठीक है, ईरान में कौन सी लिपि प्रचलित थी? अराइमिक। ठीक है, और भारत में उस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो भारत में दो लिपियां प्रचलित थी, देवनागरी और ब्राह्मी। ठीक है, अब इन तीनों का मिश्रण जो है, इन तीनों के मिश्रण से एक नई लिपि का जन्म हुआ जो कहलाती है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, यानी खरोष्ठी लिपि जो है ये किसकी देन है? तो ईरानियों की देन है। ठीक है, अब जैसे ईरानियों ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वहां पर अराइमिक लिपि एकदम शुरुआत कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। अतः वहां पर क्या होता है कि ब्राह्मी और देवनागरी तथा अराइमिक इनके मिश्रण से एक नई लिपि का जन्म हुआ और वो कहलाती है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, और क्या प्रभाव हुआ? तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य थे उनमें भी काफी हद तक ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है, खासतौर पर अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अशोक ने अभिलेख लिखवाना ईरानियों से सीखा है। ठीक है, ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाना शुरू किए, तो उसका आंसर आ जाएगा ईरानियों से। ठीक है, तो आपको ये मैं इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं। ठीक है, तो अब हम आगे सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सिकंदर ने भारत से ईरानियों की सत्ता समाप्त कर दी थी। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।